अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम लोग लेसन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स की समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट शेयर करती हूँ आपके साथ, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ। और आप लोगों का काम है कि आपने कॉन्सेप्ट लेने के बाद उस पूरे नोट्स को जो आपके पास प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो लेसन नंबर 14 है वो वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर्स है। तो बेसिकली वेरिएशंस होता क्या है? वेरिएशन होता है चेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब है चेंजमेंट। तो अक्रॉस कल्चर्स का क्या मतलब हुआ कि हर कल्चर में हमें चेंज देखने को मिलता है। हर कल्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और हमें उसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इस लेसन में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं। अब हम बेसिकली जो है वो वर्ल्ड इंग्लिशेस पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो काम है पूरे कोर्स में वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में लिखा है कॉन्टेक्ट लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है वो हमें लैंग्वेज देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज किस तरह से डिफरेंट है एक कल्चर की, फिर दूसरे कल्चर की हमें जो है वो चेंजमेंट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्ट लिटरेचर 1। कॉन्टेक्ट विद नॉन वेस्टर्न cultures and languages enables English to express new linguistics and cultural functions। तो कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर क्या हुआ कि हर कल्चर का अपना जो है वो एक क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, जो एक दूसरे से चेंज है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, और वो हमें जो है ना वो एक्सप्रेस कर रही है न्यू लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल फंक्शंस। अब अगर हम लोग किसी और सोसाइटी में या और किसी जो है वो एरिया में मूव करते हैं, लाइक हम लोग जो है वो लाहौर में रह रहे हैं और हमने अब मूव करना है कराची में, तो वहाँ का जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो एक्सेंट है वो हमें डिफरेंट मिलेगा। तो इस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि लैंग्वेजेस, डायलैक्ट्स, एक्सेंट्स, सब चीज़ें जो हैं वो इधर हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम लाइक ये कि अगर हम लोग जो हैं वो सेकेंड लैंग्वेज को चूज़ करते हैं, लाइक हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है और हम लोगों ने इंग्लिश को चूज़ किया है, उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम जब उसको अडॉप्ट करते हैं और हम लोग जो है वो उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उस लैंग्वेज में हमें चेंजमेंट देखने को मिलती है। उर्दू की जो चेंजमेंट है, बोलने का तरीका है, उसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बोलने का स्टाइल है, उसको लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। तो इस तरह से हमें जो है वो इसकी ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में, एक्सेंट में, डायलैक्ट में, ईच एंड एवरीथिंग की चेंजमेंट हमें इंग्लिश और उर्दू की लैंग्वेज में देखने को मिल जाती हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग जैसे जैसे लैंग्वेज अपनी चेंज करते हैं, किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं, सेकंड लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, तो हमें जो है वो न्यू कल्चर का पता चलता है और सराउंडिंग्स का पता चलता है कि कौन सा वहाँ पे कल्चर है और कौन से कल्चर में जो है वो इंग्लिश बोली जा रही है, उनकी ग्रामर क्या है, उनके डायलैक्ट्स क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों का जिस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं लैंग्वेज, तो हमें हर कल्चर का डिफरेंटली पता चलता है। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो आपको ऑफिशियल जो है इसकी डेफिनेशन भी बता दी है कॉन्टेक्ट लिटरेचर की। द लिटरेचर रिटन इन डिस्टिंक्टिव वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इज़ ऑफ्टन कॉल्ड कॉन्टेक्ट लिटरेचर। तो बेसिकली लिटरेचर जो है वो आपकी इमेजिनेशन होती है, आपका जो राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में, कि एक चीज़ है जिसको वो कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और अपनी राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेचर। तो कॉन्टेक्ट लिटरेचर क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं बाकी कल्चर्स का। ठीक है, कि 18th सेंचुरी में अगर हम चले जाएं या 17th सेंचुरी में हम चले जाएं, तो हमें किन चीज़ों की जो चेंजमेंट है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा लेसन है, वो वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर है। तो हम लोगों ने सिर्फ हमारी जो बात है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है, किस तरह से कल्चर हमें चेंजमेंट दिखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि जब आप सेकेंड लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे होते हो तो आपको उसके न्यू कल्चर का पता चलता है, उसकी सराउंडिंग्स का पता चलता है। उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट की तरफ आते हैं, कॉन्टेक्ट लिटरेचर 2। अब इसमें क्या है,
उन्होंने बात की द स्प्रेड एंड द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश हैज़ रिजल्टेड इन द प्लूरीसेंट्रिसिटी ऑफ इंग्लिश। अब प्लूरीसेंट्रिसिटी क्या क्या मतलब है कि हर जो पर्सन है, हर जो सोसाइटी है, हर जो कल्चर है, उसका अपना एक स्टाइल है। इवन के हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना एक स्टाइल है, ठीक है। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि हर किसी का अपना स्टाइल है, स्टैंडर्ड वर्जन्स हैं, ठीक है, जो हम एक दूसरे से ये कह लें कि हम अपनी आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम लाहौर में रहते हैं और अगर हम जो है वो अमेरिका में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे रहने वालों का अपना कल्चर है, अपना स्टाइल है, अपने स्टैंडर्ड वर्जन्स हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, कंसर्न्स अबाउट कॉन्टैक्ट लिटरेचर। कंसर्न अबाउट कॉन्टैक्ट लिटरेचर, इसमें हमारे पास आता है लिटरेचर इन एनी लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डायमेंशंस। अब लिटरेचर जो है वो 2 डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड करता है, कॉन्सिस्ट करता है। एक है लिंग्विस्टिक के ऊपर और एक है कल्चर के ऊपर। लिंग्विस्टिक क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, लैंग्वेज को किस तरह से लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें, सेंटेक्स, लेक्सिकन, मॉर्फोलॉजी, फिनोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। अब कल्चर में क्या है कि हम डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट जगह के, डिफरेंट एरियाज़ के जो है उस पर बात करते हैं, कल्चर पे बात करते हैं, ठीक है। उसके एटीट्यूड्स आते हैं, उसकी वैल्यूज़ आते हैं, उसके बिलीव्स आते हैं, हर कल्चर को जो है वो स्टडी किया जाता है। तो आपने ये लिख लिया कि 2 डायमेंशंस पे कंसिस्ट करती है लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद है द चैलेंज ऑफ डिपिक्टिंग अ लाइफ, कल्चर, वैल्यूज एक्सेट्रा थ्रू लैंग्वेज कन्वेंशंस दैट आर अलाइन टू दैट कल्चर। अब बेसिकली इसमें आपने क्या बात करनी है कि कंसर्न अबाउट कॉन्टैक्ट लिटरेचर। तो इसमें जो लास्ट पे यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, द स्टैंडर्ड डायलेक्ट हैज़ चेंज मार्केटली ओवर टाइम। जो डायलेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो ओवर टाइम हमें चेंजमेंट उसकी देखने को मिल जाती है। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि हमारे जो है पुराने वक्त में लोग पंजाबी बोलना जो है वो एक अच्छा समझते थे, ठीक है, उनकी जो ज़ुबान थी वो पंजाबी थी। जिस तरह से टाइम चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है, हर टाइम जो है वो मॉडर्न की तरफ आ गया है, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो हम लोगों ने जो है वो पंजाबी को छोड़ के उर्दू को चूज़ कर लिया और उर्दू को बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम हमें देखने चेंजमेंट देखने को मिलती है और हमें जो है वो देखने को अब मिलता है कि आपकी जनरेशन को कि पुराने टाइम में पंजाबी बोली जाती थी, फिर उर्दू आई और उर्दू के बाद अब जो है वो लोग इंग्लिश को चूज़ करना शुरू हो गए हैं, इंग्लिश को अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं अपनी डेली लाइफ में, बिज़नेस के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ के, उसमें हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। तो जिस तरह से टाइम चेंज होता है, जिस तरह से टाइम शिफ्ट होता है, हमें जो है वो लैंग्वेज की चेंजमेंट देखने को मिलती है। इसी तरह से डायलेक्ट भी चेंज होते हैं, जिस तरह से यहाँ इस लाइन में कहा गया है कि अगर हमारे यहाँ पे इस एरिया में डायलेक्ट जो है वो डिफरेंट है, अगर हम थोड़ा सा आगे 2-3 घंटे जो है ना वो ट्रैवल करके आगे की तरफ जाते हैं एरिया में किसी में, तो हमें जो है उसका डायलेक्ट डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये जो है वो चेंज हो जाता है अपने टाइम के साथ साथ। जिस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है उसी तरह से डायलेक्ट भी चेंज होता है। अब आता है फीचर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर। तो अगर आप लोगों को इस नोट्स में से कुछ समझ में नहीं आ रही होती तो आप लोग जो है वो अब गूगल पे भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं कि आप सर्च कर सकते हैं कि इसका मटेरियल ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट शेयर करूँगी। एनीवेज जो है फीचर्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे आते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन इंग्लिश बिफोर इट स्प्रेड इनटू एशिया एंड अफ्रीका। तो फॉरेन जो है इन्फ्लुएंस होती है इंग्लिश के ऊपर और इससे पहले वो फैलती है एशिया एंड अफ्रीका में, हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस वर यूरोपियन, ठीक है। अब जो जो लाइंस मैं रीड आउट करूँगी उनको आपने गौर से सुनना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहले लाइन आपको सामने रीड की है, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन इंग्लिश बिफोर इट स्प्रेड इनटू एशिया एंड अफ्रीका, मोस्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस वर यूरोपियन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने इन कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर इंग्लिश ऑफर्स अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस विद दी। अब कनेक्शंस बता रहे हैं अब आपको नेटवर्क के
जिसको इंग्लिश ऑफ़र करती है न्यू कल्चरल फीचर्स, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, लिंग्विस्टिक फीचर्स। ठीक है, ये 3 आपको कनेक्शंस बताए हैं उन्होंने। अब है नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज यूज बाय मल्टीलिंगुअल्स। अब मल्टीलिंगुअल क्या होता है? जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने आती हैं, इंग्लिश भी, उर्दू भी, पंजाबी भी, सराइकी भी, पश्तो भी। हर लैंग्वेज जिसको बहुत सारी 4 से 5 लैंग्वेजेस बोलने आती हैं उसको हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होगा उसको हर लैंग्वेज का पता होगा क्योंकि उसको लैंग्वेज बोलनी आती है। जब आपको एक लैंग्वेज बोलनी आती है, जैसे इंग्लिश है, तो हमें जब इंग्लिश बोलनी आती है, हम उसको लर्न करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो है उसके कल्चर का पता चलता है कि अमेरिका में क्या कल्चर है। ठीक है, हम उसकी ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ हम उसकी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, हम उनके कल्चर्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्या कल्चर थे। जैसे अगर हम लोग बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में क्या होता है कि हम लोग जो है वो 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, हर सेंचुरी को पढ़ते हैं। उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से पर्सन्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, कौन कौन से राइटर्स ने काम किया। ठीक है, वहाँ पे कल्चर कैसा था, लोग किस किस्म के थे, उनके माइंड किस तरह के थे, तो हम ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है वो लैंग्वेज के साथ साथ जो भी लैंग्वेज होती है उसके कल्चर को भी स्टडी करता है। उसको पता होता है कि कौन सा कल्चर जो है वो किसका है। अगर उसने सराइकी सीखी है, उसको बोलनी आती है, तो वो उसको पता होगा कि सराइकी जो पर्सन्स हैं वो उनका कल्चर क्या है। ठीक है, उसको उनकी ग्रामर पता होगी, उनको हर चीज़ जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कल्चर से रिलेटेड है, वो पता होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में यही बात डिस्कस कर रहे हैं वो लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर टेक्स्ट नेटिविजेशन। नेटिविजेशन क्या होता है कि आप जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, और सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। आप इंग्लिश की एग्जांपल ही ले लें कि आप जो है वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी नेटिविजेशन। तो स्ट्रेटजीज देखेंगे इसमें, वेज यूज बाय राइटर्स टू इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और एंड कोहेरेंटली प्रेजेंट देयर पॉइंट्स टू ऑफ व्यू ऑन अ टॉपिक। अब इसमें जो है वो आपको वेज बताए हैं, स्ट्रेटजीज बताई हैं कि किस तरह से राइटर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अपनी टॉपिक में, कि वो अपने जो भी राइटिंग कर रहे हैं वो उसको वो अच्छा दिखा सके, इफ़ेक्टिव बना सके, एफिशिएंट बना सके, कोहेरेंट दिखा सके। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला उन्होंने रिटोरिकल स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच है। अब रिटोरिकल डिवाइसेस क्या होती हैं कि आपने अपने जो काम है, अपनी जो राइटिंग स्टाइल है, उसमें आपने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, सिमिलीज यूज़ की हैं, पर्सोनिफिकेशंस यूज़ किए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिटोरिकल डिवाइसेस। तो जिसको आप लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हो। तो आप जब अपनी राइटिंग स्टाइल में पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर्स यूज़ करते हो, तो आपका जो काम होता है, आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है, वो आपका और ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा होता है। जो पढ़ने वाला है उसको मज़ा आ रहा होता है। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है, अगर आपको पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, अगर आपको ये सब पता है, तो आपको इंटरेस्ट होगा कि आप उसके वर्क को पढ़ो। ठीक है, जब तक आप इन रिटोरिकल डिवाइसेस को अपनी राइटिंग स्टाइल में यूज़ नहीं करोगे, आपकी राइटिंग स्टाइल इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कोहेरेंट नहीं बन सकती। आप अपनी बात नहीं समझा सकते सेकेंड पर्सन को। ठीक है, तो रिटोरिकल डिवाइसेस स्ट्रेटजी सबसे पहले आती हैं। उसके बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें इनकी जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली, वो कहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ होना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ होना है, कहाँ पे एडवर्ब यूज़ होना है, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये इधर उधर ना हो और एक आपका जो है ना कंप्लीट सेंटेंस बने। कंप्लीट सेंटेंस जब आप बना लेते हो, तो आपने उस कंप्लीट सेंटेंस में रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका राइटिंग है, वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और दूसरे पर्सन को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर बात की गई है। अब है लेसन नंबर 15, वेरिएशंस इन वर्ल्ड इंग्लिशेस लिंग्विस्टिक फीचर्स। सबसे पहला टॉपिक है फिनोलॉजी 1। व्हाट इज़ एन एक्सेंट? द वे यू साउंड व्हेन यू स्पीक। अब एक्सेंट क्या है? एक्सेंट क्या होता है? जो आप बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, वो आपका एक्सेंट है।
ठीक है। जिस तरह से हम कहते रहते हैं कि इंग्लिश का एक्सेंट हमारा ठीक नहीं है, इंग्लिश का एक्सेंट ठीक नहीं है, तो वो जो अमेरिकन आपने देखे होंगे लोग, उनका बोलने का स्टाइल, ये कह लो कि जो आपका स्टाइल होता है वो बेसिकली आपका एक्सेंट होता है। जो अमेरिकन लोग हैं वो जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनका जो स्टाइल होता है उसको हम एक्सेंट कहते हैं। ठीक है। अब हम जो है वो कनाडा में चले जाएं, वो जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं उनका एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होगा, उनका जो वे ऑफ स्टाइल है इंग्लिश बोलने का वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे यहाँ पे जो है इंग्लिश बोलने का स्टाइल, हमारा जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होगा। हर पर्सन का, हर कंट्री का जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होता है। द वे यू साउंड व्हेन यू स्पीक। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एक्सेंट, दोबारा पीपल हु लिव इन क्लोज कॉन्टेक्ट शेयर अ वे ऑफ स्पीकिंग एक्सेंट डिफरेंट फ्रॉम द वे अदर ग्रुप्स इन अदर प्लेसेस स्पीक। तो यही बात कि एक कंट्री का, एक ग्रुप का डिफरेंट होता है एक्सेंट दूसरे कंट्री से। उसके बाद आते हैं द डिफरेंसेस आर इन स्ट्रेस एंड रिदम एंड इन सेगमेंटल फीचर्स। अब बेसिकली क्या इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेस का देखने को मिलता है और रिदम का देखने को मिलता है। कहीं पे जो है वो अमेरिकन उस चीज़ को स्ट्रेस दे रहे होंगे उस वर्ड के ऊपर, और कहीं पे हमें जो है वो हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है अगर सेम अमेरिका में जिस वर्ड पे, जिस लाइन पे, जिस एक सिंगल वर्ड पे स्ट्रेस दिया जा रहा है हम भी उसी वर्ड पे स्ट्रेस दें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी टाइप के, अपने मतलब के वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे होंगे। तो इसी वजह से हमारे जो एक्सेंट है, हमारे जो रिदम है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम जो है वो स्ट्रेस की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक फिनोलॉजी 2। इसमें भी स्ट्रेस एंड रिदम के ऊपर ही बात हुई है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि बायोलॉजी का बायोलॉजी, पहले उन्होंने बताया इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस वर्ड के ऊपर जो है वो स्ट्रेस देना है। ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। तो इसके ऊपर स्ट्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले जो छोटा आपको दिख रहा होगा निशान, दैट मीन्स कि ये स्ट्रेस दिया जा रहा है बाय पे। ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव स्ट्रेस एंड रिदम एग्जांपल है दूसरी, डेवलपमेंट। ठीक है। डी हम अलग प्रोनाउंस करें क्योंकि उसके ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है। उसको हम थोड़ा लाउड बोलेंगे। जिन वर्ड्स के ऊपर हम स्ट्रेस देना चाह रहे होते हैं, जिन वर्ड्स को हम स्ट्रेस के साथ यूज़ करना चाह रहे होते हैं, उनको हम थोड़ा लाउड बोलते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है। बाकी सबको हम एक इकट्ठा सा वर्ड करके प्रोनाउंस करेंगे और अपनी जो आवाज़ है वो थोड़ी आहिस्ता बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह से जो है हम अपने फिनोलॉजी 3 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे साउंड्स हैं कि किस तरह से हम एक वर्ड की साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे आते हैं। वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड आती हैं इंग्लिश में। ऑल वॉवल्स आर वॉइस्ड। अब ये वाली जो बात है वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो सारे वाउल्स होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कैन बी वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो वॉइस्ड भी हो सकते हैं और अनवॉइस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो वाउल्स हैं वो वॉइस्ड ही होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की हुई हैं कि अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने उनकी एग्जांपल्स देख लेनी है। उसके बाद है लेक्सिस 1, लोकली क्वाइंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब लेक्सिस क्या है कि ये आप, इसमें आपका जो वर्ड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हम जो एक पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, पूरे सेंटेंस में जो है हमें डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलते हैं, वो हमारे लेक्सिस हैं जो हमें एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। हर वर्ड जो है वो एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, तो हर कोई वर्ड जो है वो हमें एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एडिंग आ प्रीफिक्स और सफिक्स एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है। हमारे पास लेक्सिस 2 आ जाता है, बोरिंग फ्रॉम इंडिजिनस लैंग्वेज। अब बोरो कर रहा है, इंडिजिनस लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह से जो है ना इंग्लिश और उर्दू है, इसी तरह से ये वाली लैंग्वेज है। बोरो करना है, कुछ वर्ड्स को जो है ना आपने उधार लेना है, बोरो करना है
इंडिजिनस लैंग्वेज से, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल है चाय, जिसको हम टी कहते हैं, ये ईस्ट अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन इंग्लिश में बोली जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगी इस टॉपिक में कि कहाँ कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। लेक्सिस 3 है लेक्सिकल रेपिटेशन एंड रिडंडेंसी। अब इसमें जो है हमें रिपीट चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जिनको हम रिपीट नहीं करते, हम सिर्फ एक टाइम ही उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में। जैसे यहाँ पे ही सेल्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, हम अपने सेंटेंस पे जो है वो 2 दफ़ा किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते, हम सिर्फ एक दफ़ा ही वर्ड को लिखते हैं। तो ये भी लेक्सिस में ही आता है कि हमने एक सेंटेंस लिखा है, एक जो उसमें हम एक फ्रेज़ लिखा है या क्लोज लिखा है, तो हम एक वर्ड को रिपीट नहीं करते, बल्कि हम उसको एक ही दफ़ा में लिख देते हैं और अपनी बात समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 16 की तरफ, वेरिएशंस इन वर्ल्ड इंग्लिशेस लिंग्विस्टिक फीचर्स। तो इसमें पहला टॉपिक है ग्रामर 1 का, नाउन्स। ग्रामर आती है, अब इसमें हमें ग्रामर की चेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था शुरू के लेसन में कि जैसे जैसे हम डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, डिफरेंट एरिया में जाते हैं, तो हमें कल्चर देखने को मिलता है डिफरेंट। इसी तरह से जब हमें लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, हमें लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज, या फिर हम किसी कल्चर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें उनकी ग्रामर भी डिफरेंट देखने को मिलेगी। इंग्लिश की ग्रामर हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई और लैंग्वेज है उसकी हमें लैंग्वेज ग्रामर जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह से नाउन, नाउन क्या है, नेम, प्लेस, थिंग या फिर कॉन्सेप्ट। तो इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, नाउन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है कि हर ग्रामर, हर लैंग्वेज की जो कल्चर है वो डिफरेंट है, इसी तरह से ग्रामर भी डिफरेंट है। अब टॉपिक है ग्रामर 3, इसमें आपके वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है। वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। रिलेट टू थॉट्स, ओपिनियन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल्स लिख दी, ठीक है। उसके बाद के हर जो लैंग्वेज है उसकी ग्रामर डिफरेंट है, वर्ब डिफरेंट है, नाउन वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पे जो है वो इज़ आर एम जो है वो जैसे हम लोग कोई सेंटेंस होता है ना कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ हैविंग 2 कार्स, तो अब हम अमेरिका की ग्रामर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ही इज़। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इसकी बजाय वो यहाँ पे एम लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख सकते हैं। तो हर कंट्री की, हर एरिया की जो ग्रामर है, जो वर्ब्स हैं, जो नाउन है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो है वो टेंसेस इस तरह से पढ़ते हैं, इज़ हैविंग 2 कार्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिका में भी जाएँ तो ये सेंटेंस इसी तरह से लिखा हुआ होगा वहाँ पे, नहीं, उनके वर्ब्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनके नाउन्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब है ग्रामर 4 है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सिस्टम है। एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, ठीक है। नो यस का आपने आंसर करना है। और उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिस्कोर्स स्टाइल 1। अब इसमें क्या है, वेरिएशंस इन एक्सपेक्ट ऑफ डिस्कोर्स, क्या चेंजमेंट हमें देखने को मिलती हैं डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, वो स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है। आपका जो टेक्स्ट है, आपकी जो राइटिंग है वो भी हो सकती है, ठीक है। आपका जो बोलना है वो आपकी डिस्कोर्स है बेसिकली। है लेसन नंबर 17, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस। कोई चीज़ को सेंसिबल होके अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना, समझना या फिर बोलना इंटेलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, वेरिएशन एंड इंटेलिजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। वेरिएशन में बी कॉज्ड बाय दीज फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की वजह से जो है वो हमें वेरिएशंस हो सकती हैं, चेंजमेंट हम कर सकते हैं। जोग्राफ़ी की वजह से, ठीक है, एथनिसिटी की वजह से, एज की वजह से, ठीक है। जोग्राफ़ी की वजह से क्या कि हम जब जो है ना वो दी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, जिस तरह से जो लोग चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा जो वेरिएशंस हैं वो खुद ब खुद
चेंजमेंट आ रही है हर चीज़ में, ठीक है। एथनिसिटी है इसी तरह से, ठीक है, जैसे जैसे आपकी नस्ल चेंज हो रही है आपकी चेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एज है, आप ओल्ड थे, यंग थे, जनरेशन चेंज हो रही है तो आपकी जो है वो आपको चेंजमेंट देखने को मिल रही है ग्रामर में, लैंग्वेज में, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है, पहले लोग जो है वो पंजाबी बोलते थे, फिर हम थोड़ा जो है वो हमारा टाइम चेंज होता है, हमें उर्दू देखने को मिलती है, फिर टाइम चेंज हो रहा है और हम हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें जो चेंजमेंट है वो देखने को मिल सकती हैं, इन फैक्टर्स की वजह से वेरिएशंस जो हैं वो कॉज्ड होती हैं। अब इस टॉपिक में जो है वो आपको कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी बताए हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, मेकिंग सेंस बनाते हैं किसी चीज़ को। कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रीहेंड मीन्स कि आप बिल्कुल शॉर्ट करके, बिल्कुल कॉम्प्रीहेंड करके जो है वो लिख रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, आपको उस चीज़ की जो है वो समझ आ रही है। उसके बाद इंटरप्रिटेबिलिटी क्या है? जिसको आप क्लियर करके, जैसे आप तशरीह कर रहे होते हो उर्दू में, इसको इंटरप्रिटेबिलिटी को कहते हैं। तो आप जैसे तशरीह कर रहे हो किसी चीज़ की तो आप क्लियर करके हर चीज़ को लिख रहे होते हो। ये कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजिबिलिटी के। अब टॉपिक है इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस। अब इसमें क्या है कि मल्टीलिंगुअल पर्सन, ठीक है। अब मल्टीलिंगुअल पर्सन टू कम्युनिकेट एंड वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स, जिसके पास एबिलिटी है, एक पर्सन है जो मल्टीलिंगुअल है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने आती है और उसके अंदर, उसी के अंदर ये एबिलिटी हो सकती है कि वो हर कल्चर के पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सके, हर कल्चर के पर्सन के साथ वर्क कर सके। तो मल्टीलिंगुअल पर्सन ही ऐसा कर सकता है। हम जो है वो अगर किसी पर्सन को एक ही लैंग्वेज बोलने आती है उर्दू, तो वो किसी भी कंट्री में, किसी भी कल्चर में जो है वो विज़िट करता है, मूव करता है, तो वो उसके साथ उसको मुश्किल होगी, वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो किसी भी पर्सन के साथ जो है वो वर्क नहीं कर सकता जब तक उसे उसकी लैंग्वेज या उसका कल्चर नहीं पता होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस, कि अगर पर्सन जो है वो मल्टीलिंगुअल है, उसको वही, उसके अंदर ही एबिलिटी है कि वो दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के कल्चर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, उनके साथ वर्क कर सके। अब people use different strategies for interaction depending on their gender, age, ethnicity, intercultural competence, ठीक है। इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से पीपल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को इंटरेक्शन करने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको लेसन नंबर 17 तक सारे जो लेसन्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।